हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यानी कि हम लोग आज डेथ की बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा अकाउंट्स का था टॉपिक था। तो अभी तक हम लोग पार्टनरशिप में क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग ने एडमिशन देख लिया, हम लोग ने रिटायरमेंट देख लिया। तो आज हम लोग बात करते हैं डेथ की। ठीक है, तो डेथ में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो डिसोल्यूशन दो टाइप के होते हैं आपके पास। जो डिसोल्यूशन जो होता है, डिसोल्यूशन जो होता है उस वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन मतलब है कि चीज़ें ख़त्म हो जाना। ठीक है, और पार्टनरशिप ऑफ फर्म इसका क्या मतलब है इसमें समझते हैं। तो जब आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, जब आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होती है, तो इसमें जो होता है खाली कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ख़त्म होता है। बट जब हमारी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात होती है तो उस जगह पूरी फर्म जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, पूरी फर्म जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास बुक में जो टॉपिक है वो है हमारा खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम खाली आज इसकी बात करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की बात बहुत आसान है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे कोर्स में क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जब हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको समझते हैं। जब हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको समझते हैं। चलिए, जैसे कि जो आपकी कैपिटल होगी, सबसे पहली चीज़ जो होगी आपके फर्म की कैपिटल होगी, वो क्या होगी, वो आपकी सेटल होगी। वो क्या होगी, उसका सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट कैसे होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपके फर्म की लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, उनको हमें पे ऑफ करना होगा। उन्हें हमें क्या करना होगा, उन्हें हमें पे ऑफ करना होगा, यानी उन्हें हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ेगा। जितना जिसके ऊपर जितना उधार है हम पे, हमें उसे पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, फर्म पे अगर जो भी एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हमें सोल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होंगे, क्या होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, जैसे कि लाइबिलिटी वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कोई बैंक से उधार। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसे भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या है, रिजर्व्स हैं। क्या है, कोई भी रिजर्व्स हैं या फिर कोई भी प्रॉफिट या लॉस है, उसको क्या करेंगे, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, एसेट्स की जब हम लोग बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, जब एसेट्स की बात होती है तो फर्म में दो तरीके की एसेट होती हैं। कैसी होती है, एक होती है इंटेंजिबल एसेट और एक होती है टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो जो हमारी टेंजिबल एसेट है, ठीक है, टेंजिबल एसेट होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे सोल्ड ही करना पड़ेगा, उसे हमें बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे एसेट में एसेट तो सारी बिकती, पर जो टेंजिबल एसेट है वो 100% हमारी क्या होंगी, वो सोल्ड ही होंगी, उन्हें यानी हमें बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट क्या होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। इनटेंजिबल एसेट में कभी कभी हमें उन्हें पे करना पड़ता है, कभी कभी वो एडजस्ट जाती है, हम उसकी बात अभी आगे जब क्वेश्चन आएंगे उनमें देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है, इन सब को, अच्छा उसके अलावा क्या चीज़ें हैं, ये सारी जो है हमारे मेन खर्चे, जब कोई फर्म बंद होती है तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमें एक फर्म में करनी पड़ती हैं। तो जब हम इन सब को कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इन सब को करने के लिए कुछ एक्सपेंस बनते हैं, कुछ एक्सपेंस आते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, और कभी कभी इसको क्या बोल दिया जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, क्या बोल जाता है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिसोल्यूशन का फंडा है कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब सर ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी होती हैं, तो इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, तो इन सब का ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, चलिए हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इन सब का ट्रीटमेंट अगर करना है तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, इसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। समझे, ये जो ऊपर के जितने भी खर्चे हैं
वो जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे कहाँ पे दिखाए जाते हैं, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में बनाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट्स को अच्छे से समझेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में सारे ट्रीटमेंट कैसे आते हैं। बच्चों को लगता है टॉपिक थोड़ी टफ है, बट ये टॉपिक यकीन मानिए बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। तो उसको रियलाइजेशन को सीखने से पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि रियलाइजेशन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, तो वापस से समझिए। इसका मतलब होता है इट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है हमारा, इट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट, यानी ये टेम्परेरी बेसिस पे बनता है, ठीक है। और ये क्यों बनता है, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो आपको अभी मैंने बताया कि जितने भी खर्चे होते हैं फर्म को डिसॉल्व करते समय वो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ पे आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पे आते हैं। तो इसको डेफिनेशन अगर आपको समझाना है तो क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट विच रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग दी पार्टनर। ठीक, तो चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसके फॉर्मेट क्या कहता है। तो चलिए ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके डेबिट साइड पे क्या आता है, टू एसेट्स आती हैं। क्या आती हैं, टू एसेट्स आती हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आती हैं, जो आपके बैलेंस शीट पे दे रखी होंगी। कहाँ से आएंगी, आपके बैलेंस शीट पे दे रखी। अब वापस समझिए, आपको सारे जो आपके फर्म में जो एसेट और लाइबिलिटी उनके ट्रीटमेंट करने हैं, तो जो भी आपकी बैलेंस शीट है फर्म पे, उसकी जितनी भी एसेट हैं वो आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ एसेट लिखेंगे आप कहाँ से, फ्रॉम बैलेंस शीट, ठीक। और उसी तरह जो आपकी लाइबिलिटी साइड होगी वो आप कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट तरफ लिख देंगे, बाय लाइबिलिटी फ्रॉम बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक, वेरी गुड। अब दूसरी चीज़ जो थी उस पर क्या बोला था कि सर रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी हमारी एसेट्स होती हैं वो बिकती हैं, तो उनका अमाउंट, उनका ट्रांजैक्शन यहाँ लिखा जाता है। तो ये जितनी भी एसेट हैं वो बिकी होंगी, तो सारी बिकी होंगी, तो कितने में बिकी, उनका कुछ अमाउंट हमारे पास आया होगा, तो वो कहाँ लिखते हैं हम, वो लिखते हैं हम क्रेडिट साइड, बाय कैश या बैंक के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे सारा कौन सा अमाउंट लिखते हैं, सेल ऑफ एसेट्स का। मान लेते हैं मशीनरी भी की, तो हम लिख देंगे टू मशीनरी, बाय बिल्डिंग, बाय फिक्स, वो बाय फर्नीचर, जो भी चीज़ होगी हमारी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ठीक, गुड। उसके बाद आपकी जो लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी के साइड पे हमने जो देखा, लाइबिलिटी का पेमेंट आपको करना ही करना है। कोई भी लाइबिलिटी है तो उसका पेमेंट आपको करना ही करना है, भले वो क्वेश्चन पे दे रखा हो या ना दे रखा हो। तो जैसे कि सेल हुआ था एसेट का, तो हमने बाय क्रेडिट साइड लिखा, और लाइबिलिटी का अगर हमें पेमेंट करेंगे तो कहाँ लिखाएगा, वो लिखाएगा हमारे डेबिट साइड पे। तो जब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ होती हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे भी इसी फॉर्मेट पे लिखेंगे, टू कैश या बैंक से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक। ये तो हो गया हमारा बेसिक फंडा, ठीक है। आपको इसी चीज़ को याद रखना है और इसी चीज़ को मन में घर कर लेना है। यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है रियलाइजेशन का। अब हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, ट्रांजेक्शन आते हैं, जिनसे क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन हमारे चेंज हो जाते हैं, उनको समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, कि कोई पार्टनर होता है, वो क्या बोलता है कि यार तुम ये एसेट बेच रहे हो ना, वो एसेट बेचोगे तो बाहर बेचने के बजाय यार ये एसेट मुझे दे दो, मैं इस चीज़ को खरीदना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हम फर्नीचर बेच रहे थे अपने फर्म का, तो फर्म में क्या बोला किसी पार्टनर ने कि यार ये फर्म जो तुम ऐसे वो फर्नीचर बेच रहे हो, ये जो हमारा फर्नीचर तुम बाहर बेच रहे हो, ये फर्नीचर मुझे दे दो, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि हाँ भाई ले जाओ, तुम हम बाहर बेचेंगे, हम तुम्हें बेच देते हैं, पैसे तो तुम भी दोगे। तो कभी कभी क्या होता है, फर्म का जो एसेट होती है वो कौन ले लेता है, कभी कभी पार्टनर्स लेते हैं। तो अगर पार्टनर्स कोई एसेट ले रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो उसको देखते हैं। अगर पार्टनर्स कोई एसेट ले रहा है तो हमारा ट्रांजैक्शन जो होगा वो किस तरह होगा, हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल। किसके नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या होता है कि एसेट ले ली पार्टनर ने, तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है ले लो, जब तुम्हें पेमेंट करनी होगी हमें, जब हम पेमेंट करेंगे तो तुम्हारे उस अकाउंट से अमाउंट ले लिया जाएगा, ठीक। जैसे 50,000 तुम्हें पेमेंट होनी थी, 20,000 का फर्नीचर था, तो हम क्या करेंगे 20,000 एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हें खाली कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। तो वो क्या है,
ट्रीटमेंट ऐसे होता है। तो अगर कोई एसेट कोई पार्टनर लेता है तो हम क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल। उसी तरह कोई अगर पार्टनर पेमेंट कर दे, कोई पार्टनर क्या करे, पेमेंट कर दे, या फिर हमने क्या किया हो कोई पार्टनर फर्म की तरफ से पेमेंट कर दे, या फिर कभी फर्म ने पार्टनर से कोई क्या ले रखा हो, उधार ले रखा हो, तो उसकी पेमेंट कैसे होती है, उसकी पेमेंट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ आया? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी कोई एसेट अगर पार्टनर लेता है तो हमारा क्या, बाय पार्टनर्स कैपिटल, और कभी हम पार्टनर को पेमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इतना करने के बाद हमारे क्या है, इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन हमारे इस अकाउंट में नहीं आता है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस में आपको पता है अगर आपका डेबिट आ रहा है तो हम क्या होता है, टू प्रॉफिट, और क्रेडिट आ रहा है तो बाय लॉस, और ये हमारे जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। याद रखिए, ये जो रियलाइजेशन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कोई सेक्रीफाइसिंग, कोई गेनिंग रेशियो नहीं होता, इसमें बस एक रेशियो होता है जो क्वेश्चन पे आपको दे रखा होगा, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसमें। ठीक है, आपका लॉस हो या प्रॉफिट, आपको क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो आपका क्वेश्चन पे रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा फॉर्मेट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यही आपके एग्जाम पे आपको याद रखना है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है। तो चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास ये बैलेंस शीट क्वेश्चन की दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, और नीचे दे रखा है एसेट और लायबिलिटी कि जो एसेट है वो हमारी इस रेट पे क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और समझते हैं कि किसका हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है एसेट साइड पे कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की, मशीन 30,000 की, स्टॉक 20,000 का, डेटर 10,000 का है, क्रेडिटर्स 25,000 के, बिल्स पेबल हमारे 15,000 के और कैपिटल 70,000 की है। ठीक, अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमारा एसेट सोल्ड हुई है वो किस किस रेट पे है। तो लैंड और बिल्डिंग हमारी 55 पे सोल्ड हुई है, मशीनरी 28,000 पे सोल्ड हुई है, स्टॉक 18,000 पे हुआ है, और जो डेटर्स हैं हमारे कितने कलेक्ट हुए, 9,500। और रही बात आती है लाइबिलिटी की, तो हमें जो क्रेडिटर्स में कितने पे सोल्ड हुआ है, 24,000 पे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो आपको रियलाइजेशन का फॉर्मेट अभी हमने बताया कि कैसा होता है। तो आप रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाएंगे, टी शेप हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, हम जल्दी से इससे बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या रियलाइजेशन का हमारा क्या फॉर्मेट, तो ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये है हमारा फॉर्मेट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड पे आपको क्या लिखना है, जितनी भी एसेट है उनको लिख देना है, और क्रेडिट साइड में जितनी भी लायबिलिटी आप उन्हें लिख दीजिए। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले जितनी भी हमारी एसेट है उनको डेबिट साइड लिख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। चलिए लिख लेते हैं, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू स्टॉक, और टू डेटर्स। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इनके अमाउंट है वो भी लिख दीजिए, 50, 30, 20, 10। तो हमारा अमाउंट है 50, 30, 20, 10। ठीक है, अब बात आती है लाइबिलिटी की। तो चलिए लाइबिलिटी साइड क्या क्या है उससे हम लिख लेते हैं। लाइबिलिटी तरफ है हमारा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो इसे भी लिख दीजिए, बाय क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेबल। ठीक, कितना अमाउंट है हमारा, 25 और 15, कितना है, 25 और 15, तो 25 और 15। ठीक है, अब बात आती है बेचने की। जो भी हमारे एसेट हैं वो बिकी हैं तो उनको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, और यहाँ पे नीचे सबका नाम लिखते जाइएगा। जैसे कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड हुई है तो लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, क्या मशीन सोल्ड हुई है तो मशीन, स्टॉक तो स्टॉक, और डेटर्स। ठीक है, अमाउंट क्या है, इनका अमाउंट अब यहाँ पे आप लिखते आइए, 55,000 है, 28,000, 18,000 तो 9,500। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। अब जैसे कि एसेट की पेमेंट हुई है उसी तरह हमें लायबिलिटी की भी पेमेंट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्रेडिट तरफ लिखना है, टू बैंक। ठीक है, पर क्रेडिट की पेमेंट करते समय आप क्या करिएगा, बैंक इंडिविजुअल लिखिए। जैसे कि हमने इस बैंक के अंदर पूरे हेड को लिख दिया है, वैसे ना करके आप इसको इंडिविजुअल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे पेमेंट लिखी हुई है क्रेडिटर्स की, तो बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने की पेमेंट, 24,000 की। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जितनी भी लायबिलिटी है फर्म में सबकी पेमेंट करनी है। तो देखिए बैलेंस शीट पे आपको 2 लायबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और क्वेश्चन पे भी आपको दिख रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बट आपने यहाँ पेमेंट कितने की करी है? 24,000 खाली क्रेडिटर्स की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे दे रखा है। यहाँ पे बिल्स पेबल का कोई भी हमें ट्रीटमेंट नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं कि बच्चे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन हमें बिल्स पेबल की नहीं दे रखी है क्वेश्चन पे, तो हम क्या करते हैं बिल्स पेबल का कोई पेमेंट नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता है, याद रखिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया, आपको जितनी भी लायबिलिटी फर्म की उसका पेमेंट करना ही करना है। तो यानी क्वेश्चन पे दिया हो या ना दिया हो, आपको बची हुई लायबिलिटी का पूरा पेमेंट करना है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि क्रेडिटर्स 25,000 के थे, हमने बेचे कितने पे? 24,000 दिए, सॉरी 25,000 पेमेंट करनी थी पर 24,000 हमने पेमेंट कर दी। बट यहाँ पे बिल्स पेबल का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिखा है, कोई भी हमें ट्रीटमेंट नहीं दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे रिकॉर्ड करना है एज इट इज। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो जो भी अमाउंट हमें पे करना था हमने वही पूरा पे कर दिया होगा। यानी बिल्स पेबल, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बाय टू बैंक, ब्रैकेट में बिल्स पेबल, और पेमेंट कितनी कर देंगे? फुल 15 की 15,000। समझ आया? इस चीज़ को याद कर लीजिए, ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती लाइबिलिटी की और आप क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं मिस करना है। अगर जो भी लाइबिलिटी आपको उसका पेमेंट करना ही करना होता है रियलाइजेशन पे, आप याद कर लीजिए, भले हमें दे रखा हो या ना दे रखा हो। ठीक है, तो इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँगा तो बैलेंसिंग बहुत आसान होती है। 155 500 आएगा और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख देते हैं टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन क्या है? 6,500। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, एक रियलाइजेशन का प्रॉपर क्वेश्चन A to B। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब आने वाली वीडियोस पे हम इसके क्या करेंगे, आगे के कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।